तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट बुक का, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और आज की क्लास के अंदर हम इसके कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये बनकर आता है कि क्या है सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली का काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है हमारे उसमें पेपर में। तो इसका आंसर ये है कि वर्ष 1917 में रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ अपने अस्तित्व में आया और इस क्रांति का कार्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूंजीवादी व्यवस्था से हटाकर साम्यवादी यानी समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाना। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के सभी देश जो हैं वो सोवियत संघ के अंदर सम्मिलित हो गए थे। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ ने उन देशों को फांसीवादियों यानी हिटलर के चुंगल से छुड़ा दिया था। तो वे मिलकर 15 देशों का एक समूह बन गया, जिसमें सबसे बड़ा देश जो था वो रूस था। देन इन्हीं सब कार्यों को सोवियत प्रणाली के नाम से पहचाना जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अब हमें सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की क्या स्थिति थी। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की काफ़ी अच्छी स्थिति थी। उसका आंसर यहाँ पर है। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा। यदि अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो सोवियत संघ सबसे आगे था हर एक चीज़ के अंदर। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बाकी देशों से विकसित थी। सोवियत संघ सकल घरेलू उत्पाद में सबसे आगे था। उसको कोई भी चीज़ को बाहरी देश से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। वह अपने देश के अंदर ही सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक सभी चीज़ें बना लेता था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नति पर थी। इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन, खनन, लोहा, इस्पात तथा सभी तरीके की मशीनरी उपलब्ध थी। सोवियत संघ ने अपने नागरिकों के लिए तमाम ज़रूरतें मुहैया करवा रखी थीं। जैसे कि अभी थोड़ा सा और आंसर इसका बचा है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बाकी का आंसर हमारा ये है कि जो उसने अपने नागरिकों को ज़रूरतें मुहैया करवा रखी थी उसमें से कुछ ये है: शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण जैसी चीज़ें सभी मुहैया करवा रखी थी उसने। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोवियत संघ के अंदर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। हर किसी के पास कुछ ना कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर था। और इसी वजह से सभी देश जो दूर दराज के देश थे हमारी दुनिया के अंदर, वो सोवियत संघ की सुव्यवस्था और अपनी सुरक्षा के लिए उसके अंदर सम्मिलित थे, ताकि वो उसकी व्यवस्था का आनंद ले सके या फिर उसका फ़ायदा उठा सके। तो ये था हमारी कंडीशंस जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की बनी रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो हमें याद रखना पड़ेगा ये। देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कौन सा मिलता है हमें स्टूडेंट्स? अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलता है कि शॉक थेरेपी क्या होता है। तो शॉक थेरेपी का मतलब समझते हैं। देखिए, शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया, परंतु ये जनता को सफलता की ओर ले जाने से विफल रहा और उनकी स्थिति को और भी ज़्यादा खराब कर दिया था। शॉक थेरेपी का उद्देश्य था कि देश की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर ले जाना, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसको शाब्दिक अर्थ क्यों दिया गया? देखिए कैसे। ये शाब्दिक अर्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि इस व्यवस्था के अंदर देश का 90% उद्योगों को बेच दिया गया था, और जब बेच दिया गया तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा हो उठी। और तब उन्होंने कहा कि अब हमसे आप लोन ले लो, क्योंकि अर्थात इस कारण शाब्दिक अर्थ पड़ा आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई देश का 90% उद्योग बेच दो, ताकि वो निजी हाथों में जाएगा तो वो ग्रो करेगा। उन्होंने 90% उद्योग बेच दिया देश का, तो 90% उद्योग बेच दिया, तो इससे तो उनकी और अर्थव्यवस्था खराब हुई, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। तो जब उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, तब ये बोलने लगे कि भैया हमसे लोन ले लो। यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF का भी गठन इसी दौरान हुआ था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि पहले तो भाई सब कुछ खराब कर दिया, अब ये बोल रहे हैं कि अब हमसे लोन ले लो। तो इसका शाब्दिक अर्थ पड़ा आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, और क्या देखते हैं इसमें? देखिए, और इस व्यवस्था में इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी लगाई थी, क्योंकि देश के 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया था, और इसी कारण सोवियत संघ की मुद्रा यानी यूरो में भी काफ़ी गिरावट आई थी। तो ये था हमारा शॉक थेरेपी का क्वेश्चन। इसका आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आता है, पूछा जाता है क्वेश्चंस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या मिलता है हमें स्टूडेंट्स? हमें क्वेश्चन नंबर 4 मिलता है दूसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है। तो दूसरी दुनिया एक वर्ड हमें देखने को मिला है, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के अंदर ढाला गया तथा इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया कहा जाता है। दूसरी दुनिया के देश, देखिए पूर्वी यूरोप के देश जो कि सोवियत संघ ने छुड़ाए थे हिटलर के चंगुल से, यानी फांसीवादियों के चंगुल से, तो वो देश समाजवादी व्यवस्था के अंदर ढलते जा रहे थे। तो जो
पूर्वी यूरोप के देश थे हमारे, जो समाजवादी व्यवस्था के अंदर उनको ढाला जा रहा था या फिर वो खुद आ रहे थे, तो उसी देशों को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ के विघटन के कारण एवं परिणाम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंदर से, और ये हर साल पूछा भी जाता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कारण, यानी सोवियत संघ के विघटन के कुछ कारण ये हैं। पहला तो ये हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी, यानी कि जो हमारे देश था ये सोवियत संघ, ये बेसिकली इसने राजनीतिक रूप हासिल कर लिया था, राजनीतिक रूप ले लिया था, यानी कि और देश से अपने आप को क्या कर रहा था, वो कॉम्पिटिट कर रहा था कि जिसके पास ज़्यादा संसाधन, जिसके पास ज़्यादा हथियार रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और इसी कारण उसने अपनी अर्थव्यवस्था को भूल गया और अर्थव्यवस्था गिर उठी। तो पहला तो ये हथियारों की होड़ शुरू होना, दूसरा ये राजनीतिक रूप का लेना, तीसरा ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिबंध, यानी कि एक हमारी साम्यवादी व्यवस्था तो थी बट उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे, यानी कि वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते थे। फोर्थ, ये नौकरशाहों का दबदबा और उनका गलत व्यवहार, यानी कि जो भी देश के अंदर कुछ भी करना होता था तो वो नौकरशाह करते थे, यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं हमारे, तो वही अगर उनकी मर्जी होती थी तो वो करते थे, अदरवाइज़ जो कोई जनता हमारे के पास जाती थी तो उनके साथ गलत व्यवहार किया करते थे वो। तो बेसिकली नौकरशाहों का दबदबा और गलत व्यवहार उनका बना हुआ था। फिर फिफ्थ आता है हमारे पास जनता के प्रति जवाबदेह ना होना सरकारों का, यानी जनता के प्रति हमारी सरकार जवाबदेह नहीं थी, जनता जो भी सवाल करती थी उसके प्रति कोई भी जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझते थे। सिक्स्थ आता है जनता को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को ना मिलना, यानी जनता को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, वो किसी भी सरकार के खिलाफ गलत नहीं बोल सकते थे, इसीलिए वहाँ की जो हमारी जनता थी वो कार्टूनों के माध्यम से अपनी बातें जो है व्यक्त किया करती थी, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। सेवंथ ही आता है एक ही देश, यानी रूस का दबदबा होना, यानी कि ये 15 देश थे हमारे, उन 15 देशों में सबसे बड़ा देश था रूस, और रूस के पास सबसे शक्तिशाली देश भी था रूस, तो बाकी के जो 14 देश हैं उनको ये लगता था कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, यानी जो रूस चाहता है वही होता है सोवियत संघ के अंदर, तो क्यों ना हम अलग अलग ही हो जाएं, तो ये भी एक कारण बना। और दूसरा आठवां आता है हमारे पास यूरो का गिरना, अर्थात महंगाई बढ़ना, यानी जैसे मैंने बताया शॉक थेरेपी हुई थी, उससे हमारा यूरो गिर गया था, यानी सोवियत संघ की मुद्रा गिर गई थी, तो उसके कारण महंगाई बढ़ थी देश के अंदर, यानी काफ़ी छोटी सी चीज़ लेने जाना होता था, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते थे उनको लेने के लिए, जिससे गरीब आदमी अपनी नीड पूरी नहीं कर पा रहा था। तो ये तो कुछ कारण थे, अभी थोड़े से कारण और बचे हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स और बचे थे हमारे कारण के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला 9वां आता है शॉक थेरेपी, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन ही था शॉक थेरेपी का, तो शॉक थेरेपी के कारण हमारा क्या हुआ था, विघटन का कारण बना एक। और 10th आता है गोरबाचेव की नीतियाँ। गोरबाचेव हमारे आखिरी नेता थे सोवियत संघ के, तो उन्होंने कहा कि भाई इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है, हमें कुछ कुछ चीज़ें खोल देनी चाहिए जनता के प्रति, तभी हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो पाएगी। तो उन्होंने एक तरह से करा तो अच्छा ही काम था, बट उनकी जो काम होने का तरीका था काफ़ी धीरे धीरे था। अब जाहिर सी बात है जब पूरे देश के अंदर साम्यवादी व्यवस्था फैली हुई थी, तो उसमें पूंजीवादी व्यवस्था का उद्घाटन करना काफ़ी मुश्किल था। तो इससे जनता को ये लग रहा था कि भाई जो व्यवस्था हो रही है वो जल्द से जल्द हमें मिले, और सरकारों को ये लग रहा था कि हमारे देश के प्रति गलत काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी नीतियाँ भी विघटन का कारण बन गई हमारे किसका, सोवियत संघ का। तो ये थे कारण। अब हम बढ़ते हैं परिणामों के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कुछ ये हैं। पहला, ये हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, यानी बेसिकली जो हथियारों की होड़ कर रहा था वही देश समाप्त हो गया, तो हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। दूसरा, ये सोवियत संघ का उत्तरदायित्व रूस को दे दिया गया, यानी कि सोवियत संघ ने जितने भी काम किए थे, जितने उसने लोन लिए थे, जितने भी उसका मतलब जो भी कार्य था, उसका सारा जवाब किसको देना पड़ेगा, रूस को देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा देश था, सबसे शक्तिशाली देश था उसका ही। तो यानी कि सारे जवाबदार जितने भी हमारे सोवियत संघ के जवाब थे वो सब कौन देगा, रूस देगा। थर्ड आता है हमारे पास CIS का गठन हुआ, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि जब इसमें से 15 देश अलग अलग हो गए तो उन्होंने अपने लिए यानी अपने आप की ग्रोथ करने के लिए, जिस तरीके से अभी बताया ना हमने, सोवियत संघ का पूरा अर्थव्यवस्था चरमरा हो उठी थी, तो अपने आप को डेवलप्ड करने के लिए CIS का गठन किया गया बाकी के देशों ने, ताकि हम अपने आप में बिजनेस ट्रांजेक्शन करें और अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर सकें, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा सकें। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, पूरी दुनिया में एक ही ध्रुव का वर्चस्व कायम हुआ, यानी बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर 2 ध्रुव चल रहे थे, पहला पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी। तो साम्यवादी का तो पतन हो गया, तो सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही ध्रुव बचा, उसका नाम था अमेरिका। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास कोल्ड वॉर की समाप्ति, यानी कि जो शीत युद्ध की स्थिति चल रही थी सोवियत संघ के अंदर, ये कभी भी युद्ध हो सकता है, तो इस स्थिति से भी हमारा क्या था, सोवियत संघ का विघटन का कारण बना था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कोल्ड वॉर की भी उसी के साथ समाप्ति हो गई। 7वां आता है साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो गया पूरी दुनिया के अंदर से। फिर 8वां आता है शॉक थेरेपी की भी समाप्ति हो गई, जो कि सबसे बड़ी इतिहास की गैराज से लगाई गई थी। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 करवाए हैं आपको, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी सारे
क्वेश्चन हमारा पूरा चैप्टर ओवरऑल कवर हो जाता है। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस एंड आंसर समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड देन इनकी आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।